सरफेस। रिफ्रैक्शन आप जानते हैं, बट आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिकॉर्डिंग तो अपनी ऑन है, ओके। तो आज क्या है, 13 या 12 2020 है ना, ओके। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इस टॉपिक में हमें करना क्या है, एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा हो सकता है। तो आपने लेंसेज अगर देखे हैं लैब में, वहां रखी हुई भी हैं, कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो लेंस कैसे हो सकते हैं, आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना, कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। और भी टाइप होते हैं, बट मेजरली कॉन्वेक्स और कॉनकेव यही माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है, लेट मैं नेमिंग कर दूं ए P1 B। तो ए P1 B कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। उस साइड में देखिए तो ए, यहाँ पर P2 B, ये भी स्फेरिकल सरफेस है। तो लेंस एक्चुअल में क्या होता है, दो दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड होमोजीनियस मीडियम एक लेंस होता है। बीच में एक ग्लास मीडियम होगा और वो एक जैसा होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। दिस इज ऑल्सो अ स्फेरिकल सरफेस, दिस इज ऑल्सो अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये भी एक अंदर होमोजीनियस मीडियम होता है, ग्लास मीडियम। दिस इज कॉल्ड लेंस। कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज में स्फेरिकल सरफेस जरूर होते हैं। दोनों तरफ हो नहीं हो, एक तरफ तो होना ही चाहिए। अगर एक तरफ फ्लैट है, दूसरी तरफ स्फेरिकल है, इसको भी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर यहाँ पर एक तरफ फ्लैट है और दूसरी तरफ से कॉनकेव है, तो ये भी लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ये दोनों कॉन्वेक्स हैं और ये दोनों कॉनकेव है। जनरल डेफिनेशन की बात करें, इफ द लेंस विच thick at mid and thin at edges is called convex lens, and the lens which thin at mid and thick at edges is called concave lens. convex lenses को converging lens भी कहते हैं शायद, converging। और convex lenses को उल्टा बोल दिया है ना, convex lenses को converging lens भी कहते हैं, और जो concave lenses होते हैं उनको diverging lens भी कहते हैं, ओके। तो लेंसेज की बात हम डिटेल में करेंगे। अभी टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एम क्या है वो बता देता हूँ, हम करना क्या चाहते हैं इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में हम एक रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे। उस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला में क्या होंगे, N1 N2, N1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम का, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, एंड r। r is what, radius of curvature of the refracting surface, spherical refracting surface। तो डायग्राम से बात को समझते हैं। Let this is a spherical refracting surface, spherical refracting surface। चलिए नेमिंग बाद में करते हैं। और इसके राइट साइड में N2, लेफ्ट साइड में N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के ट्रांसपेरेंट मीडियम है। राइट साइड में N2, लेफ्ट साइड में N1। मान लेते हैं N2 जो मीडियम है वो कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, ठीक है। N2 मीडियम कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, तो राइट साइड में वन एंड ओनली मीडियम है N2 और लेफ्ट साइड में N1। N1 मीडियम रेयर मीडियम है। कैसे हम दिखाते हैं, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो डेंसर है वो और रेयर है, ठीक है। यहाँ पर इसके मिड पॉइंट को हम कहीं नाम दे देते हैं P, ठीक है। यहाँ पर चलिए लिख ही देता हूँ एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। किसी भी स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो अगर मैं P पॉइंट से एक एक्सिस ड्रॉ कर दूं और यहाँ पर मैं कह दूं C है, ये C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो P से C तक का डिस्टेंस आप क्या कहेंगे, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इस लाइन पर यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट लाइट सोर्स है ये, तो पॉइंट लाइट सोर्स से लाइट रेज निकलती है।
तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है एक्स पी वाई, इस स्फेरिकल सरफेस को आप देखें तो इसका फुल नेम क्या है? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्शन तो करेगा क्योंकि इधर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इधर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है और डिफरेंट है। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएगा ये स्फेरिकल सरफेस? तो इमेजेस बनाने के लिए आपको याद होगा we have to draw two rays, minimum two rays. First, the ray which incident at pole goes without any deviation in the second medium. अगर O पॉइंट से रे यहां पर इंसिडेंट करवाते हैं आप, तो I की वैल्यू बिकॉज 0 होगी। सही बात है, स्फेरिकल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी वो रे, विदाउट एनी डेविएशन देखो सीधी निकल जाएगी। बट O पॉइंट से जो रे किसी एंगल पर इंसिडेंट करेगी उसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग होगा। रूल मतलब आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, मतलब Q पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कहां से पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किसी भी स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल उसके C से पास होता है। बिल्कुल परफेक्ट। इस एंगल को आप क्या कहेंगे? इस एंगल को I, सेकंड वाली रे के लिए। एक तो है ओपी रे, ओपी रे विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली गई, I 0 था। बट OQ रे रिफ्रैक्ट होगी। कौन सा डेंसर है? सेकंड मीडियम थोड़ा डेंसर मीडियम। डेंसर है तो लाइट रे थोड़ी बैंड होगी ना। ये लीजिए लाइट रे बैंड हो गई। तो इस लाइट रे को जब हम थोड़ा बैंड करते हैं तो आपको यहां पर क्या मिलती है? इमेज। देखिए दोनों इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां मिल रही है? ओपी रे, ओक्यू रे। इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां मिल रही है? सेकंड मीडियम में आई पॉइंट पर। तो जहां मिलेगी वहां इमेज बनेगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की पॉइंट इमेज आई आपको यहां रिसीव होगी। डिस्टेंसेस की बात करें तो मुझे लगता है ओ का पी से डिस्टेंस माइनस यू लिखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होगी वो पॉजिटिव होगी, बट इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन की डिस्टेंस नेगेटिव होगी। डिस्टेंस मेजर करते कहां से हैं? पोल से। तो पोल से लेफ्ट आओगे तो नेगेटिव, राइट जाओगे तो पॉजिटिव। और ये प्लस वी कहां तक? आई तक। डिस्टेंसेस सारी लिख दी मैंने, यू वी एफ, यू वी आर, एफ तो इसमें नहीं होता है, यू वी आर। ठीक है। N1 N2 5 फिजिकल क्वांटिटीज इसमें होती है, यू वी आर N1 N2। इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज में एक इक्वेशन आएगा विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो प्रूव आ सकता है, डेराइव द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो क्या आएगा वो हम देखते हैं। देखिए N2 अपॉन U माइनस N1 अपॉन V इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ऐसा एक फॉर्मूला आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे और इस फॉर्मूला को यूज लेकर आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला डेराइव करना होगा। और तो ये बेसिक है, टॉपिक बहुत यूजफुल है। रे डायग्राम क्लियर है? पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की पॉइंट इमेज आई सेकंड मीडियम में कैसे बन रही है, क्लियर है? N2 डेंसर मीडियम है। चलिए यहाँ पर कुछ और बातें। लेट दिस इज अल्फा एंगल, काम आएगा। लेट दिस इज एंगल बीटा, लेट दिस इज एंगल गामा। बताइए स्मॉल आर कहाँ लिखें? जैसे आई होता है वैसे आर भी तो होता है। ठीक है? यस सर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए रिफ्रैक्शन। यहां पर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस सरफेस को नॉर्मली कट करती है। तो ये जो PQ है ना, PQ या QP लिखें जो भी, ये एक्चुअल में तो एक आर्क है। बट अगर Q पॉइंट, ध्यान दें, अगर Q पॉइंट P के काफी नियर हो तो अल्फा बीटा गामा एंगल ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाते हैं।
सोच के देख लो, अगर Q पॉइंट P के बहुत नियर आ जाए तो ये एंगल्स ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाते हैं। यही नहीं, IR ये भी स्मॉल हो जाते हैं। कब? वन एंड ओनली केस व्हेन द पॉइंट P इज वेरी नियर टू पॉइंट Q। और दूसरी बात, ये जो आर्क है ये नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन हो जाता है। बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पोर्शन नियरली इक्वल टू कैसा कंसिडर करते हैं हम? स्ट्रेट। आपको याद है, कई बार बता चुका हूँ, ये आर्क दिख रहा है, किसी को भी बाहर से पकड़ के लाएं तो उसको ये आर्क, वो आर्क ही बोलेगा इसको। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन छोड़ देता हूँ, है ना, पोर्शन, ठीक है, दिस इज द पोर्शन। अब अगर आप बाहर से किसी को पकड़ कर लाएं तो हो सकता है वो इसको आर्क नहीं बोले, आपको तो पता है आर्क का पोर्शन है, बट उसको वही लाइन बोलेगा, है ना। रीजन, बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पोर्शन हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। तो डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इस डायग्राम में मैं आपको 5 ट्रायंगल्स पर फोकस करने के लिए एडवाइस दूंगा। 5 ट्रायंगल्स, उनमें से 3 ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे और रिमेनिंग 2 राइट एंगल नहीं होंगे। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल तो आप बड़े आराम से देख लेंगे, जो राइट एंगल नहीं है उस पर फोकस करें। देखिए, इन ट्रायंगल OCQ, दिखा OCQ, बड़ा सा OCQ, ये वो ट्रायंगल है जो राइट एंगल नहीं है। इस ट्रायंगल में मुझे लगता है आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। देखो थोड़ा सा तसल्ली से, जल्दीबाजी नहीं। इन ट्रायंगल OCQ आई एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? बीटा, अल्फा और बीटा। इन ट्रायंगल OCQ, नॉट आई, ठीक है ना, सही बात है। तो देखिए, इन ट्रायंगल OCQ आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ट्रू, एक इक्वेशन। ओके, एक और ट्रायंगल जो राइट एंगल नहीं है, उसके बाद तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का काम एक साथ होगा, तो 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक जो राइट एंगल नहीं है और एक ग्रुप जो राइट एंगल ट्रायंगल्स का होगा। तो दूसरा ICQ, देखो आपको ध्यान रह जाएगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर देन Q। सेकंड ट्रायंगल इमेज से स्टार्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर देन Q। सही है, कैसे भी लॉजिक बनाए एग्जाम में, बस है ना, रिकॉलिंग फास्ट होनी चाहिए हमारी। तो सेकंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल ICQ याद रह जाएगा, एक ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा इमेज के लिए, CQ दोनों में है। कुछ बताओ, एक्सटीरियर एंगल इसमें कौन सा है? बीटा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। और इंटीरियर है R और गामा, स्मॉल r गामा। तो इस ट्रायंगल में बीटा इक्वल टू होगा R प्लस गामा, सो R इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ट्रू, R इक्वल टू बीटा माइनस गामा। मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। मिल गए, काम आएंगे आगे। हमारा प्राइम एम क्या है? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डेराइव करना, जो कि बहुत स्टैंडर्ड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम माइनस इमेज डिस्टेंस इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये एक फॉर्मूला होगा। यहाँ हम देख लेंगे v और u कहीं इंटरचेंज तो नहीं कर दिया मैंने, देखते हैं। ओके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तक पहुंच जाएंगे डायग्राम बनाकर। इन ट्रायंगल हो जाएगा। अब 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स को देख लें। एक होगा OPQ, P पर राइट एंगल है, और PQ को हम नियरली इक्वल टू कैसा समझ रहे हैं? नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। तो हमारे लिए OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरा CPQ और तीसरा IPQ, OPQ, CPQ, IPQ। इन ट्रायंगल्स OPQ, CPQ एंड ट्रायंगल IPQ। देखिए, tan अल्फा इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल में PQ अपॉन OP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ गड़बड़ हो तो बताओ। tan बीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल के लिए CPPC, कुछ भी बोले, ठीक है, एंड tan गामा इक्वल टू IP, OP, CP, IP, ठीक है। हाँ, फिर हम कहते हैं इफ पॉइंट Q
is very close to point P, then angle alpha, beta and gamma becomes very small. Angle small होने से tan alpha nearly equal to alpha, tan beta nearly equal to beta and tan gamma nearly equal to gamma. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं if alpha, beta and gamma are very small, क्या हो जाएगा? tan alpha nearly equal to alpha, tan beta nearly equal to beta, tan gamma nearly equal to gamma. This is our another equation, equation number 3rd. अब स्नेल्स लॉ कुछ होता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, लगना चाहिए नहीं। अगर दिमाग में फाइल थोड़ी सी बना देते हैं ना, एक फाइल के भी टुकड़े कर देते हैं, 2 वो ट्राइंगल जो राइट एंगल नहीं है, 3 वो ट्राइंगल जो राइट एंगल है, इक्वेशन बन गई 3, एक इससे और तीसरी कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं क्यू पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, आता है अप्लाई करना? चलिए पूछते हैं किसी से, है ना। क्यू पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करके आप बताओ। यस आसमान, एक मिनट, क्यू पॉइंट देख रहे हो ना, इसको देखते हुए, हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, बोलो। रुक गए सब, बोलिए। स्नेल्स लॉ 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, हमने वापस भी पढ़ लिया 12th में, और पूछ रहे हैं बस। N2 और N1। अब देखो इतनी देर लगा दी, घर से बच्चे बोलने लग गए। यस बिल्कुल ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, याद करने के लिए कहा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब रट्टा मत लगा देना N2 अपॉन N1 का। अगर मैं कह देता इधर N1 मीडियम है और इधर N2 कह देता, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। लाइट रे जा कहां रही है रिफ्रैक्शन के बाद? वो सेकंड मीडियम, ठीक है। तो बट हमने यहाँ पर N2 लिखा था, यहाँ पर N1 लिखा था, तो इक्वेशन यही होगा, ठीक है। हाँ एक और बात, बिकॉज एंगल्स स्मॉल है, क्यू पॉइंट पी के नियर है, अल्फा बीटा गामा स्मॉल है, आई आर ये भी स्मॉल होंगे, तो अगर आई और आर स्मॉल हैं तो आप समझ गए होंगे साइन आई नियरली इक्वल टू आई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा काम आता है इन टॉपिक्स में। टेन पर और साइन पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है अगर एंगल स्मॉल है, तो टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है अगर एंगल स्मॉल है। तो इस बात को मैंने डिटेल में बताया हुआ है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के कॉन्सेप्ट से आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I इंटू N1 इक्वल टू R इंटू N2, सही बात। इक्वेशन 4 आपकी चॉइस होती है इस टॉपिक में, आप इक्वेशन 4 को पहले भी बना सकते थे, इक्वेशन 1 2 करके 3 करके कहीं। तो ये हमने 4 इक्वेशंस बना ली, अब यूज लेना है। पहले इक्वेशन 1 2 से 4 में वैल्यू पुट करनी है, देख रहे हो आई आर, इक्वेशन 1 से आई की, इक्वेशन 2 से आर की वैल्यू 4 में पुट करनी है, करते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा इंटू N1 इक्वल टू बीटा माइनस गामा इंटू N2, वैल्यू पुट कर दी 1 2 से 4 में, 1 2 से 4 में। अब थर्ड इक्वेशन को यूज लेना है बाय यूजिंग इक्वेशन 3। तो देख रहे हो ना अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज, तो बीटा 2 बार काम में आएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा क्या है? पी क्यू अपॉन ओ पी, सी क्यू अपॉन ओ, कुछ गड़बड़ हो गया, पी क्यू सी पी इंटू N1, आप आराम से देख लेना। बीटा अगेन पी क्यू अपॉन सी पी माइनस पी क्यू अपॉन आई पी, ब्रैकेट क्लोज इंटू N2। मैंने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सही पुट कर दी, क्या देख लो, बिल्कुल ठीक है। पी क्यू सब कॉमन आकर कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी पी क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन ओ पी 1 अपॉन सी पी इधर बचेगा, 1 अपॉन सी पी 1 अपॉन आई पी इधर बचेगा, और N1 N2 को आप अंदर प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो पी क्यू कैंसिल, पी क्यू दोनों साइड में कैंसिल, N1 अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये लो प्रोडक्ट हो गया, N2 अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये लीजिए N2 को अंदर प्रोडक्ट कर दिया। पहुंच गए यहां तक? अब आपको विद साइन
डिस्टेंसेस पुट कर देनी है विद साइन डिस्टेंसेस. ओपी माइनस यू, सीपी प्लस आर, आईपी प्लस वी विद साइन वैल्यू पुट कर देते हैं और इधर उधर एक्सचेंज करते हैं. ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस. यहाँ u की जगह v, चलिए देखते हैं, हो सकता है यहाँ v हो यहाँ u हो, देखते हैं, अभी सब पता लग जाएगा. तो विद साइन वैल्यू पुट करते हैं. OP की वैल्यू, चलिए यहाँ OP लिखता हूं, ऊपर वैल्यू पुट करते हैं. ओके, n1 अपॉन माइनस u प्लस n1 अपॉन प्लस r, सही चल रहा है, इक्वल टू n2 अपॉन प्लस r माइनस n2 अपॉन v प्लस v. ठीक है, तो r वाली टर्म्स को तो मैं राइट साइड में पहुंचा दूं, तो n2 अपॉन v आएगा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r. r एलसीएम आ जाएगा राइट साइड में. तो जैसे ही आप ट्रांसफर वगैरह करेंगे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड, और इस फॉर्मूले को यूज लेकर हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला डेराइव करते हैं. एक न्यूमेरिकल करवाया जाए आपसे, तो प्रैक्टिस क्या करनी है आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा सा, ये जो नया बैच बना है इसमें हम थोड़ा सा स्पीड तेज चला रहे हैं गाइस, तो आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, डेली का डेली अगर आप पढ़ लेते हैं ना, वापस नोट्स बना लेते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं, तो बहुत फायदा होगा, नहीं तो बहुत नुकसान होना बिल्कुल कंफर्म है. तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसलिए आपको कह रहे हैं डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना. मेन जो बात ज्यादा बताई जा रही है उसकी प्रैक्टिस ही ज्यादा करनी है. नोट्स हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं, थ्योरी में आप थोड़े लाइन कम ज्यादा कर दें तो फर्क नहीं पड़ता है. डेरिवेशन की जो इक्वेशंस हैं वहां गड़बड़ होते ही मार्क्स कटने लग जाते हैं. चलिए, तो इस पर स्टार लगाया जाए, ये टॉपिक काम का है, ये फॉर्मूला भी काम का है. एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर? 5. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको 4 गिवन होगी और कोई एक फाइंड करनी होगी. टोटल कितनी है? n1 n2 UVR 5 है. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको 4 फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी. ठीक है, तो डायग्राम से आपको आधी इंफॉर्मेशन देते हैं. एक क्वेश्चन आपके सामने, एक बहुत बड़ा होलो स्फीयरिकल सरफेस है, होलो खाली, एक बहुत बड़ा होलो स्फेरिकल ग्लास सरफेस है. समझ गए ना, जिससे फुटबॉल होती है ना, अंदर से खोखली होती है, खाली होती है, होलो होती है, बट हम कह रहे हैं वो सरफेस किसका है? ट्रांसपेरेंट ग्लास का सरफेस है. और इसको कहां पहुंचा दिया? ओशियन में कुछ डेप्थ तक पहुंचा दिया. इसके चारों तरफ क्या है? वाटर ही वाटर है. तो इस होलो स्फीयर के चारों तरफ क्या है? वाटर ही वाटर है. ठीक है, और अंदर क्या है? एयर है. वैक्यूम भी हो सकता है, एयर वैक्यूम दोनों के लिए n1 1 होता है, वाटर के लिए n2 4/3 यूज लेना है. ठीक है, और ये जो होलो स्फीयर आपको बताया है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 1 मीटर. थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए ना. तो इस होलो स्फीयर का रेडियस कितना है? 1 मीटर. अंदर क्या है? एयर. स्फीयर के बाहर क्या है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 आपको लेना है. n2 n1 नहीं लिख रहा हूं मैं, nw 4/3 है ना, n a एयर के लिए 1. अब आपको सोचना है कौन सा मीडियम फर्स्ट होगा, सेकंड होगा. n1 n2 मैं कुछ नहीं बता रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब एक लाइन आपको बता दी. ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O और ये है पॉइंट P. ठीक है, OP की वैल्यू आपको बता दी है, लेट 20 सेंटीमीटर. OP की वैल्यू आपको बताई है 20 सेंटीमीटर.
कभी प्लस माइनस नहीं बताते हैं ना. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द होलो स्फीयर. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस. होलो स्फीयर 1 2 3 4. ठीक है, आपको इमेज डिस्टेंस बतानी है v. 4 फिजिकल क्वांटिटीज बता दी मैंने. इमेज डिस्टेंस बतानी है. इमेज डिस्टेंस विद साइन वैल्यू पुट करनी होती है गाइस, ध्यान रखना. फॉर्मूले में यू वी आर को विद साइन पुट करना होता है. यू वी आर को विद साइन पुट करना होता है. हो जाए तो बताना, अटके तो नहीं. और 2.5 मीटर आ रहा है. मीटर और सेंटीमीटर. सर वो 20 सेंटीमीटर है क्या? हाँ सेंटीमीटर है ये, मैंने 2-3 बार कहा भी था. मतलब 0.2 मीटर कितना आ रहा है? 1/3 1/5 मीटर. 25 सेंटीमीटर बोल रहे हो मतलब आप? नहीं, 1/5 मीटर क्या पूछ रहे हो? आंसर बता रहे हो क्या v का? 1/5 मीटर मतलब ऑब्जेक्ट जहां है वही इमेज बन जाएगी. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब इधर. ठीक है, हो सकता है, देखते हैं. तो पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर बोल रहे हैं आप. फोर क्या मीटर? 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर भी बता रहे हैं, हो सकता है ना. सेंटीमीटर मीटर का ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना. तो आंसर तो आने लगे एटलीस्ट. पॉजिटिव में है. पॉजिटिव में मतलब स्फीयर के अंदर होगा, नेगेटिव हुआ तो स्फीयर के बाहर होगा. -3 सेंटीमीटर. -3 सेंटीमीटर भी अभी तो किसी के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है. देखो अभी आपके लिए क्वेश्चन इजी क्यों है? फॉर्मूला आपके सामने है. फॉर्मूला आपके सामने है और क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं भी आपके सामने हूँ. एग्जाम में ये दोनों अवेलेबल नहीं होंगे, ना फॉर्मूला ना एक्सप्लेन करने के लिए कोई. तो अभी तो आप इसको कर देंगे शायद. तो ये अच्छा चैप्टर है, ज्यादा मार्क देने वाला चैप्टर है. हाँ भाई, कुछ सेकंड्स और रुकते हैं, फिर मार्कर बोर्ड पर इसको देखते हैं. -10 सेंटीमीटर. -10 मीटर. -8 मीटर. किसी का मैच नहीं किया. इधर 10 आंसर बता दिए होंगे. आंसर तो एक ही होगा सही, मीटर ही आ रहा है. भाई हो सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है. आप जो सोच रहे हैं हो सकता है वही सही हो, बाकी सब गलत हो. देखते हैं. हाँ भाई, और किसी का मन है कोई आंसर चेंज करने का खुद का? माइनस
कोई सेंटीमीटर बता रहा है, कोई सीधा मीटर बता रहा है। जैसे जो 8 मीटर बता रहा है मतलब 800 सेंटीमीटर होता है ये बेचारा। चलिए देखते हैं ना, बहुत हो गया। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गिवन, फिर वैल्यू पुट करके सिंपली सॉल्व करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं n1। तो n1 हमारा कौन है, nw 4/3। लाइट रे कहां से ट्रेवल करती हुई आएगी, वाटर से। ऑब्जेक्ट कहां पर है, वाटर में, तो जहां ऑब्जेक्ट है वही हमारा n1 होगा। तो n1 कौन होगा, nw, पहली बात। और उसके बाद रे कहां जाएगी, एयर में जाएगी गाइस, एयर में जाएगी ना, रिफ्रैक्शन होगा, एयर में जाएगी, इधर इधर बैंड होगी वो, इधर कहीं इमेज बनेगी। रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग होगा, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो कहां बैंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और देखते हैं क्या होगा। तो n2 कौन है, Na मतलब एयर 1, ठीक है। कैपिटल R कितना है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। वाई माइनस, तो डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं, पोल से। मिरर हो या रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं, पोल से। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। सही है, इनको पुट कर देते हैं ना, कहां दिक्कत है। मीटर 5/3 सेंटीमीटर, 5/3 मीटर। भाई एक मिनट है ना, देख लेते हैं हम। फॉर्मूला तो यही है, वैल्यू पुट करते हैं, 1/v माइनस 4/3 अपॉन u कितना है, तो प्लस कर देते हैं यहाँ पर। ये 4 नहीं है ना, एक मिनट, ये तो 4 ही है, u के प्लेस पर, u के प्लेस पर। तो ये मैंने राइट हैंड साइड में सही, लेफ्ट हैंड साइड में सही पुट कर दिया, n2 अपॉन v, बिल्कुल ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया है, इक्वल टू n2 माइनस 4/3 अपॉन 100, सही है, n2 माइनस n1, बिल्कुल ठीक है। यस सर। तो आंसर नेगेटिव में आएगा शायद, देखते हैं यस ना, सर। अभी देखते हैं। तो यहां से 1/v ऐसा कैसा छोड़ देता हूं, इससे सॉल्व करें तो ये 5 प्लस 1/15, यहां से थोड़ा सॉल्व करें तो ये होता है 1/3 अपॉन 1/300 माइनस माइनस 1/300, ठीक है। 1/v इक्वल टू 1/300 माइनस 1/15। एलसीएम ले लें 300 ही है ना, 300 एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा इधर से 1 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 20, 300 है ना। तो ये हो गया -21/300, 1/v, बिल्कुल ठीक है। 300/21, सब गलत बता रहे थे। 20 से कम आना चाहिए था, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी, 20 से कम आना चाहिए, पता नहीं क्या कह रहे। -100/7। आप तो थोड़ा सा सेंटी हो गए। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये किसके लिए है फॉर्मूला, एक बार रिफ्रैक्शन के लिए, ये कोई लेंस थोड़ी है। आपने ज्यादा दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा वोल्टेज नीचे कर लो, है ना, ये लो, ठीक है। अभी एक बार एक्चुअल में ये रेज है ना, बाहर कहीं चली जाएगी, हमें कोई मतलब नहीं है। अंदर अगर आप बैठ गए, इस स्फीयर के अंदर आपको बैठा दिया, आपको इमेज कहां दिखेगी वो पूछा जा रहा है। वन टाइम रिफ्रैक्शन है ना, टॉपिक क्या किया अभी, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये जो सरफेस है ना, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अभी हम लेंस पर नहीं आए, लेंसेज में 2 बार रिफ्रैक्शन हम करते हैं,
तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर हम लेंस तक पहुंचेंगे तो जिंदगी आसान हो गई थोड़ी। 1/v की वैल्यू आ गई तो अब v इक्वल टू -300 अपॉन, ये 3 से कैंसिल होता है ना, 100/7 है ना, तो ये हो गया 100/7। 20 से तो कम ही होता है ना, कितना होता है बताइए? 14 पॉइंट समथिंग। अब बात आप प्रैक्टिकली देखें ना, चलिए इसका आंसर बताओ फिर प्रैक्टिकली बात करते हैं। -14 पॉइंट ऑलमोस्ट 3, ठीक है ना, खत्म करें। -14.3 सेंटीमीटर। किसी ने ये तो नहीं बताया था पहली बात। अब सुनो, अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ये वाली लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कहां बैंड होगी, तो एक्चुअल में इसका पाथ ये होना था, बट ये लाइट रे थोड़ा बैंड हो जाती है, बैंड होकर पीछे ही तो आएगी, बैंड होगी तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा पीछे से आ रही है, तो पीछे से कहां से आ रही है, यहां से कहीं, तो एक्चुअल में ये तो 20 पर है, बट ये इमेज कहां बन जाएगी 40। और ये वर्चुअल इमेजेस होती है, वर्चुअल इमेजेस होती है जो बिहाइंड एक्सपैंड करके मिलती है ना। और अगर ये रियल में इस एक्सिस को मिलती तो रियल इमेज बनती, और रियल इमेज कब बनती, जब मैं कहता हूं ये पूरा स्फीयर क्या है, ग्लास स्फीयर है, और बाहर क्या है, एयर है। जैसे मैं कहता था बाहर एयर है अंदर डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे आपको कहां बैंड करनी पड़ती, इधर, इमेज आगे बनती, रियल इमेज बनती, और रियल इमेज बनती तो वी कैसा आता, पॉजिटिव। खैर, तो आपको इनको यूज लेना आई थिंक थोड़ा आइडिया लग गया होगा। विद साइन यूज लेते हैं, और इस फॉर्मूले से हम सिंगल टाइम रिफ्रैक्शन होने पर इमेजेस या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करते हैं, सिंगल टाइम रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब एक्चुअल में कह दिया ना, ऑब्जर्वर अंदर बैठा है, तो जो रे इसकी आई पर स्ट्राइक करेगी उसको उसको इमेज दिखाएगी। बाहर चला गया तो बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, अभी बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए होगा 2 बार रिफ्रैक्शन, समझ गए? ये क्यों अप्लाई होगा? अब आप अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही चाहते हैं तो सुनो फिर, अगर आप बाहर वाले ऑब्जर्वर की बात कर रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन हुआ इमेज बनी, तो ये इमेज सेकंड टाइम जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये इमेज ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। ऐसे क्वेश्चन भी है हमारे पास, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा स्टेप बाय स्टेप चलो, एक चीज को पक्का डाइजेस्ट कर लो, फिर कॉम्प्लिकेटेड चीजें एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड लगेगी नहीं, ठीक है। तो वो जो आप कह रहे हो ना 2 टाइम, यस, अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो हम करते हैं। आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए 2 टाइम भी कर सकते हैं, बट इनसाइडर ऑब्जेक्ट के लिए सिंगल टाइम रिफ्रैक्शन, इमेज पता लग जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ भाई, अगर आपसे कहा जाए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डेराइव करो किसी कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, हाँ भाई साहब, किसके लिए, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो क्या करते हैं, तो बस डायग्राम में चेंज होता है और डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं होता है। बस डायग्राम देखना है और आज की क्लास को फिर हम स्टॉप करेंगे। देखिए, तो ये एक सरफेस मैं दिखा रहा हूं, इसके राइट साइड में डेंसर मीडियम है, इसके राइट साइड में डेंसर मीडियम है। डायग्राम में काफी कुछ चेंज हो जाएगा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पोल, ये रेयर मीडियम है N1 और ये डेंसर मीडियम है N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। फर्स्ट मीडियम N1 मीडियम और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए एज यूजुअल हम 2 रेज इंसिडेंट करवाते हैं। पहला O पर वाला O से P पर विदाउट एनी डेविएशन सीधी चलेगी, बट जो रे O से Q पर इंसिडेंट करेगी यहाँ पर, उसका रिफ्रैक्शन होगा और रूल के अकॉर्डिंग होगा। ओके, C कहाँ होना चाहिए, है ना, स्फीयर के अंदर ही होगा। अगर पूरा स्फीयर बनाए तो C यहीं कहीं होगा। लेट यहाँ पर कहीं C है, यहाँ पर कहीं C है। ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा नियर कर देता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो C से Q को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। C से Q तक, C से P तक सब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये नॉर्मल का भी रोल प्ले करेगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब
लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में इधर नहीं जाकर थोड़ा बैंड हो जाएगी। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थोड़ी कम है डायग्राम में, इसको थोड़ा इंक्रीज करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पोल के नियर ले लें तो आई की वैल्यू कुछ इंक्रीज हो सकती है। हो गई थोड़ी इंक्रीज। आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज कहां से पास होगी, ये तो नॉर्मल है, रे इधर नहीं जाकर थोड़ा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, थोड़ा नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑब्जर्वर को कहां से आती हुई लगेगी, अपीयरिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर इस डायग्राम में तीनों राइट एंगल ट्रायंगल आपके एयर मीडियम में ही दिखाई देंगे। OPQ, IPQ, CPQ सब इधर ही दिख रहे हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं अल्फा, यहां पर बीटा, यहां पर गामा। बता रहा हूं कि जो दो ट्रायंगल इधर थे, एक इधर था, अब यहाँ तीनों इधर है। ठीक है, एक और बात, जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे पहले किया था। दो ट्रायंगल जो राइट एंगल नहीं है वो कौन से, तीन राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख गए ना, OPQ, IPQ, CPQ, अल्फा बीटा गामा, इन्हीं से मिलेगा। वो दो राइट एंगल ट्रायंगल जिनमें जो राइट एंगल नहीं, वो दो ट्रायंगल जो राइट एंगल नहीं है वो कौन से, जिनसे आई और आर मिल जाए आपको, दैट्स इट। पहले आई कहां से मिलेगा, OCQ, बात डाइजेस्ट होती है ना, OCQ, इस ट्रायंगल से आपको आई के बारे में पता लगेगा। एक्चुअल में ये वाला जो एंगल होगा ना, अगर मैं गामा कह दूं तो गामा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो अल्फा प्लस आई क्या हो जाएगा, गामा, तो गामा क्या हो जाएगा, सॉरी आई क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आई प्लस अल्फा इक्वल टू गामा होना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस आई। तो कभी आपको आप बाउंड हो जाए कि कॉनकेव स्फेरिकल के लिए ही करना है, तो भी मेथड पूरा वही है, ट्रायंगल्स के पेयर वही लेने पड़ेंगे, ग्रुप वही लेने पड़ेंगे। तो ये आपको अल्फा मिल गया इन टर्म्स ऑफ गामा एंड आई, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बीटा कर देते हैं, ठीक है, तो आपको आर कैसे मिलेगा। एक बात मैं बता दूं, ये जो एंगल होगा ना यहाँ पर ऑपोजिट एंगल, ये आर होता है यहाँ पर। तो एक छोटा सा ट्रायंगल है IOQ, IOQ, इसमें बीटा प्लस आर क्या होगा, गामा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, आर इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस बीटा। तो इससे चांसेस बहुत कम है कि कॉनकेव के लिए पूछ लें, बट पूछ लें तो आपको एक ट्रायंगल से अल्फा मिलेगा, दूसरा ट्रायंगल IOQ, IOQ, ये पतला सा ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पर एंगल आर होगा, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है। फिर जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वही I इंटू N2 है ना, R इंटू N1, उसमें I और R की वैल्यू पुट करोगे, फिर जो थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं उनसे अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी, वहां पुट करोगे, विद साइन वैल्यू पुट करोगे UVR की। अब UVR सब मुझे तो लग रहा है नेगेटिव होंगे इसमें, देखो विद साइन, सब कुछ इधर ही तो है, UVR विद साइन सब पुट करोगे, इधर उधर ट्रांसफर करोगे, सेम बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट वापस आपको रिसीव होगा। तो एक और पोर्शन आपको बता दिया, आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा, वहां स्फेरिकल कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए ही डेरिवेशन है, तो ज्यादा उसी की प्रैक्टिस करें, 95% तो आना है तो वही आना है। इसके बारे में बता दिया, कभी कोई न्यूमेरिकल आपको मिल जाए तो आपको आपका दिमाग काम करे कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक टाइम अप, सही में, थैंक यू, है ना। इसके आगे पढ़ेंगे मंडे को।